उसे चाहिए था पैसा, शोहरत और आज़ादी, लेकिन जिस दुनिया को उसने चुना वह उतनी चमकदार नहीं थी जितनी दिखती थी। गर्ल्स टू बाय पर्दा उठाता है एक ऐसी हाई स्टेक्स और खतरनाक दुनिया से, जहां लग्जरी और खौफ साथ साथ रहते हैं। आज हम जानेंगे एक कहानी जो भरी है महत्वाकांक्षा, प्रलोभन और उस सच्चाई से जो चमकते हुए झूठ के पीछे छिपी होती है। कहानी की शुरुआत होती है एमी से। एमी को दुबई जाने के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे। सबसे पहले वह अपनी माँ से मदद मांगती है, लेकिन माँ उसे मना कर देती है। माँ की चिंता थी एमी की सुरक्षा को लेकर और उन लोगों पर शक था जिनसे एमी जुड़ रही थी। माँ का इनकार एमी को दुख पहुंचाता है, लेकिन साथ ही उसे और मजबूत भी बनाता है। उसे एक नया रास्ता खोजने की प्रेरणा देता है। मजबूरी में एमी अपने दोस्तों और अपने सर्कल से जानती है कि जल्दी पैसे कमाने का एक तरीका है। कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो इस्तेमाल किए हुए अंडरवियर के लिए पैसे देते हैं। शुरुआत में एमी को शर्म आती है और वह बहुत अनसुर होती है। ये सब उसके लिए नया था, उसके लिए असहज भी था। लेकिन एमी जानती थी कि दुबई पहुंचने के लिए उसे पैसे चाहिए, इसलिए वह रिस्क लेने का फैसला करती है और अपने अंडरवियर बेच देती है। जो पैसा उसे मिलता है उससे उसका प्लेन टिकट कवर हो जाता है। दुबई पहुंचने के बाद एमी को धीरे धीरे हाई एंड एस्कॉर्टिंग की दुनिया में पेश किया जाता है। यहीं पर उसकी मुलाकात होती है दिमित्री से। दिमित्री एक ऐसा आदमी है जो वेल्थी क्लाइंट्स के लिए ब्रोकर का काम करता है। उसका काम होता है लड़कियों को क्लाइंट्स से जोड़ना और उन्हें इस नए अनजान माहौल में एडजस्ट करने में मदद करना। जब एमी दिमित्री से मिलती है और समझने लगती है कि यह दुनिया कैसे चलती है, तब दिमित्री उससे पूछता है कि क्या वह वर्जिन है। वह समझाता है कि कुछ क्लाइंट्स वर्जिन लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा पैसा देते हैं। एमी शॉक हो जाती है और असहज महसूस करती है। उसने इस तरह के सवाल की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। तभी उसे समझ आता है कि यह दुनिया कितनी ट्रांजैक्शनल और एक्सट्रीम है। इसी पल के तुरंत बाद एमी की माँ अचानक आ जाती है। उसने पता कर लिया था कि एमी कहाँ है और वह उसे इस खतरनाक रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने आई थी। माँ बार बार समझाती है, चेतावनी देती है, जोखिम, शोषण और नतीजों के बारे में। माहौल में तनाव फैल जाता है, एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। एमी अपनी महत्वाकांक्षा और माँ की चेतावनियों के बीच फंस जाती है। माँ से टकराव के बाद और दिमित्री के ऑफर पर सोचने के बाद एमी एक कठिन फैसला लेती है और वह आगे बढ़ने का निर्णय करती है। एमी फिर से दिमित्री से मिलने जाती है, इस बार यह जानते हुए कि अब इस काम में सेक्स भी शामिल होगा। वहां पहुंचकर दिमित्री प्रोफेशनल लेकिन सख्त रहता है। वह एमी को नियम याद दिलाता है, क्लाइंट्स क्या उम्मीद करते हैं, उसे कैसे व्यवहार करना होगा और खुद को कैसे संभालना होगा। एमी नर्वस होती है, हिचकिचाती भी है, लेकिन पूरी कोशिश करती है कि शांत और संयमित रहे। उसे पता होता है कि पैसा कमाने और अपनी जगह बनाने के लिए यह कदम उठाना ही पड़ेगा। ये सीन दिखाता है कि एमी अब पूरी तरह से इस दुनिया में कदम रख चुकी है। अब वह सिर्फ छोटे अवसरों या टास्क पर नहीं सोच रही। उसने एक बड़ा कदम उठा लिया है उस असली दुनिया में जिसे उसने चुना है। जैसे जैसे एमी अपने काम में अधिक अनुभव प्राप्त करती है, वह धीरे धीरे इस बिजनेस के नियम सीखने लगती है। अब उसे समझ आता है कि क्लाइंट्स जो एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहते हैं, उनसे अलग और ज्यादा फीस ली जा सकती है। अब उसे यह समझ में आने लगता है कि कौन से क्लाइंट्स ज्यादा देने के लिए तैयार हैं, सीमाएं कैसे तय करनी है और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए कमाई को कैसे अधिकतम करना है। ये एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट होता है। अपने पहले कुछ क्लाइंट्स के साथ काम करने के बाद और बिजनेस का फील लेने के बाद एमी की मुलाकात होती है एक ग्रुप से। ऐसी लड़कियां जो पहले से ही दुबई में एस्कॉर्ट्स के रूप में काम कर रही होती हैं। ये लड़कियां कॉन्फिडेंट होती हैं, स्टाइलिश होती हैं और इस दुनिया में पूरी तरह से आरामदायक महसूस करती हैं। उन्हें देखकर एमी को एक साथ डर भी लगता है और प्रेरणा भी मिलती है। उसे समझ में आता है कि इस लाइफस्टाइल में एक नेटवर्क और हायरार्की होती है। कुछ लड़कियां बहुत एक्सपीरियंस्ड होती हैं, उनके हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं और वे वेल्थ और फ्रीडम का आनंद उठाती हैं। थोड़ा अनुभव लेने के बाद और दुबई में दूसरी लड़कियों से मिलने के बाद एमी की मुलाकात होती है सैम से। सैम एक ऐसा आदमी है जो लड़कियों को वेल्थी क्लाइंट्स से जोड़ता है। सैम महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि उसके पास हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं और वह एमी जैसी लड़कियों की कमाई को और बढ़ा सकता है। सैम उसे एक नई सोच से परिचित कराता है रिक्रूटमेंट की। वह एमी को समझाता है कि जितनी ज्यादा लड़कियां वह इस बिजनेस में लाएगी, उतना ही ज्यादा पैसा कमा सकती है।
सिर्फ अपने क्लाइंट से नहीं बल्कि दूसरों को मैनेज करके भी। हर लड़की की कमाई का एक हिस्सा उसके पास आएगा। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत काम नहीं बल्कि एक बिजनेस बन जाता है। सैम से सीखने के बाद एमी सक्रिय रूप से लड़कियों को रिक्रूट करना शुरू कर देती है। वह बस इंतजार नहीं करती कि लड़कियां उसके पास आएंगी, बल्कि खुद उन्हें ढूंढती और अप्रोच करती है। एमी उन लड़कियों को टारगेट करती है जो यंग, आकर्षक और महत्वाकांक्षी होती हैं, अक्सर अपने दोस्तों के बीच या मॉडलिंग और सोशल सर्कल्स में मिलने वाली लड़कियां। जब एमी लड़कियों को रिक्रूट करना शुरू करती है, तब सैम उनसे मिलता है ताकि उनका असेसमेंट कर सके और देख सके कि वे क्लाइंट्स के लिए कितनी उपयुक्त हैं। सैम पूरी तरह से बिजनेस फोकस्ड और प्रोफेशनल होता है। इन मीटिंग्स के दौरान सैम लड़कियों को पूरे सिस्टम के बारे में समझाता है, क्लाइंट्स क्या उम्मीद करते हैं, उन्हें कैसे बर्ताव करना चाहिए और कमाई बढ़ाने के लिए कौन से नियम फॉलो करना जरूरी है। एक व्यस्त दिन क्लाइंट से मिलने और अपनी रिक्रूट की हुई लड़कियों को ऑर्गेनाइज करने के बाद एमी रात को अकेली होती। वह सोचती है कि अब तक उसने क्या क्या किया है। अंदर से एक मिश्रित एहसास होता है, थकान भी, थोड़ी राहत भी और चिंता भी। एक तरफ वह गर्व महसूस करती है कि वह पैसे कमा रही है और अपना एक नेटवर्क मैनेज कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसे एहसास होता है कि जिस रास्ते को उसने चुना है वह कितना रिस्की और नैतिक रूप से जटिल है। इसी दौरान एक मोड़ आता है जब एमी एक नाइट पार्टी अटेंड करती है जो खास तौर पर हाई पेइंग क्लाइंट्स के लिए आयोजित की गई होती है। यह उसके पहले अनुभवों में से एक होता है जिसमें ग्लैमर तो होता है, लेकिन नैतिक रूप से यह काफी जटिल होता है। पार्टी में हर जगह वेल्थी पुरुष होते हैं, दूसरी महिलाएं एस्कॉर्ट्स होती हैं और माहौल में लग्जरी और प्रलोभन का एक अलग ही असर होता है। पार्टी के दौरान एमी को एक क्लाइंट के साथ जोड़ा जाता है उस रात के लिए। यहाँ सेक्स पूरी तरह से ट्रांजैक्शनल होता है। एमी केवल क्लाइंट की अपेक्षाओं को फॉलो करती है, प्रोफेशनलिज्म बनाए रखती है और वह पैसा कमाती है जो तय हुआ था। कहानी के एक मोड़ पर डोरोटा और मारियन्ना, वो मदर डॉटर जोड़ी जिन्होंने शुरू में एमी को इस दुनिया में लाया था, एक पब्लिक सेटिंग में एमी के क्लाइंट के साथ हस्तक्षेप कर देती है। यह घटना माहौल में तनाव पैदा कर देती है। इस पब्लिक इंटरफेरेंस के बाद क्लाइंट और सैम दोनों एमी की प्रोफेशनलिज्म और क्षमता को पहचानते हैं। वे एमी के पास जाकर एक ऑफर देते हैं। वे चाहते हैं कि वे सीधे एमी के साथ काम करें, बिना डोरोटा और मारियन्ना के बीच में आने के। ये एमी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। क्लाइंट और सैम का निर्णय यह दर्शाता है कि अब वे एमी पर भरोसा करते हैं और उसकी क्षमता को समझ गए हैं। साथ ही ये डोरोटा और मारियन्ना के लिए एक समस्या बन जाता है, क्योंकि अब उन्हें पता चल जाता है कि एमी उनके कंट्रोल से बाहर निकल रही है और अपनी खुद की ऑथोरिटी बना रही है। सैम और एक हाई पेइंग क्लाइंट से ऑफर मिलने के बाद एमी का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। अब वह सक्रिय रूप से नई लड़कियां रिक्रूट करना शुरू कर देती है ताकि अपना नेटवर्क बढ़ा सके। एमी उन लड़कियों को ढूंढती है जो महत्वाकांक्षी, आकर्षक और युवा होती हैं और जिन्हें जल्दी पैसा चाहिए। वह उन्हें दोस्तों के माध्यम से सोशल सर्कल्स, मॉडलिंग या नाइट लाइफ सीन से अप्रोच करती है। धीरे धीरे वह एक छोटा स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क बनाती है जो प्रभावी ढंग से काम कर सके। कुछ लड़कियों को रिक्रूट करने के बाद सैम उन सब से एक साथ मिलता है। वह हर लड़की का असेसमेंट करता है, उनकी फिटनेस, लुक्स, कॉन्फिडेंस और नियम फॉलो करने की क्षमता को चेक करता है। सैम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि ये लड़कियां हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को सुरक्षित और प्रोफेशनली हैंडल कर सकें। एक वक्त आता है जब एमी का एक हाई पेइंग क्लाइंट जो बहुत वेल्थी और पावरफुल होता है और जिसे किंग कहा जाता है, लड़कियों को एक चैलेंज देता है। वह कहता है अगर कोई भी उसे हंसा दे तो वह $50,000 देगा। एमी और बाकी लड़कियां अपनी किस्मत आजमाती हैं, कोई बातचीत से, कोई ह्यूमर से और कोई प्लेफुल बिहेवियर से। हर कोई कोशिश करता है कि किंग को इम्प्रेस करे और इनाम जीते। एक रात एक बड़े क्लाइंट इवेंट के बाद सैम एमी को बुलाता है और इस बार वो गुस्से में होता है। क्लाइंट्स की डिमांड बढ़ रही थी, लेकिन एमी उतनी लड़कियां नहीं ला पाई जितनी जरूरत थी। सैम साफ कह देता है कि अब तक जो एमी ने किया है वह पर्याप्त नहीं है। वह सीधे तौर पर कहता है मुझे 20 और लड़कियां चाहिए, यंग, ब्यूटीफुल और रेडी टू वर्क। यह सुनकर एमी शॉक हो जाती है। उसने पहले ही अपनी लिमिट तक जाकर कुछ लड़कियां रिक्रूट की थीं, लेकिन अब सैम की डिमांड उसे मजबूर करती है। उसे समझ आता है कि यह सिर्फ एक छोटे सर्कल को मैनेज करने की बात नहीं रही। अब सैम अपेक्षा करता है कि एमी एक बड़ा, तेजी से बढ़ता नेटवर्क बनाए, एक पाइपलाइन जैसी। कुछ समय बाद क्लाइंट्स के लिए एक लग्जरी ट्रिप का आयोजन किया जाता है। एमी और लड़कियों को एक शानदार शिप पर ले जाया जाता।
सतह पर माहौल ग्लैमरस लगता है, महंगे ड्रिंक्स, तेज म्यूजिक, पावरफुल पुरुष और लड़कियां जो उन्हें एंटरटेन करने के लिए होती हैं। लेकिन इस चमक के नीचे तनाव पड़ रहा होता है। वहीं एक आदमी होता है, सेंटिनो का भाई। उसका व्यवहार आक्रामक और असम्मानजनक होता है। वह एमी की सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करता है और उसे जबरदस्ती करने लगता है। अक्सर क्लाइंट्स कम से कम सभ्य दिखाई देते हैं, लेकिन सेंटिनो का भाई बहुत ही क्रूर और अपमानजनक तरीके से व्यवहार करता है। वह गुस्से में सेंटिनो के भाई पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। शिप पर इस हिंसक प्रकोप के बाद एमी खुद को असहाय महसूस करती है। इसी समय के आसपास एमी फिर से डोरोटा और मारियन्ना से संपर्क करती है। पिछले कॉन्फ्लिक्ट्स और एमी के उनके नियंत्रण से अलग होने के प्रयासों के बावजूद ये दोनों महिलाएं फिर से उसकी जिंदगी में प्रवेश कर जाती हैं। वे एमी को मनाती हैं कि दुबई अभी भी पैसा और प्रभाव कमाने का बड़ा मौका दे सकता है। आखिरकार एमी सहमति दे देती है और तीनों दुबई के लिए निकल पड़ती हैं। यह निर्णय एमी के लिए एक तरह का रीसेट लगता है, एक और मौका अपने नेटवर्क को बढ़ाने और अपनी डोमिनेंस साबित करने का, लेकिन अब पुराने एलाइज के साथ जो अपनी महत्वाकांक्षा भी रखते हैं। जब एमी डोरोटा और मारियन्ना के साथ दुबई पहुंचती है, फिर से सेंटिनो के भाई से मिलती है। तब वही आदमी जिसे उसने शिप पर मारा था, वो पल बेहद टेंस हो जाता है। सेंटिनो का भाई अपनी हुई अपमान को नहीं भूला है। उसकी मौजूदगी एमी को याद दिलाती है कि उसके पिछले कदमों का अभी भी असर है, खासकर दुबई जैसी जगह में जहां पावरफुल पुरुष आसानी से बदला ले सकते हैं। जब एमी फिर से दुबई में सेंटिनो के भाई से मिलती है, चीजें खतरनाक हो जाती हैं। उसने शिप पर हुई अपमान को कभी माफ नहीं किया और अब अपनी जमीन में उसके पास ऊपर का हाथ है। वह एमी को नजरअंदाज करने के बजाय अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है बदला लेने के लिए। वह एमी को डराता और अपमानित करता है, दिखाता है कि इस दुनिया में पावरफुल पुरुषों को चुनौती देने के नतीजे होते हैं। उसका व्यवहार क्रूर होता है। एमी उसके लिए इंसान नहीं बल्कि किसी संपत्ति जैसी लगती है। वह सुनिश्चित करता है कि एमी खुद को असहाय महसूस करे। उसके लिए यह सिर्फ कंट्रोल का सवाल नहीं है बल्कि दंड भी है उसके साहस के लिए कि उसने पहले उसके सामने खड़े होने की कोशिश की। एमी हिलकर रह जाती है। उसे एहसास होता है कि चाहे वह कितनी भी मजबूत या स्वतंत्र दिखने की कोशिश करे, इस दुनिया में ऐसे पुरुष हैं जो एक ही कदम से उसके सारे प्रयास कुचल सकते हैं। जैसे जैसे एमी की कहानी दुबई में आगे बढ़ती है, ग्लैमर, पैसा और पावर धीरे धीरे टूटने लगते हैं, धोखे, खतरे और शोषण के वजन के नीचे। फिल्म एक डार्क नोट पर खत्म होती है, न कि हैप्पी एंडिंग पर। यह दिखाता है कि एमी अपनी चॉइसेस पर विचार कर रही है और साथ ही अपने स्कार्स और सीख को अपने साथ रखती है। यह सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं है बल्कि एक चेतावनी है कि महत्वाकांक्षा, मैनिपुलेशन और मजबूरी कैसे किसी को ऐसी दुनिया में खींच सकते हैं जो बाहर से खूबसूरत लगती है लेकिन अंदर से शोषण और खतरे से भरी हुई है। तो ये थी गर्ल्स टू बाय की कहानी, एक फिल्म जो ग्लैमर और लग्जरी के डार्क साइड को उजागर करती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन दिलचस्प लगा तो लाइक बटन दबाना मत भूलें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और मूवी का को सब्सक्राइब करें और भी मूवी ब्रेकडाउन और सिनेमा की छुपी हुई कहानियों के लिए। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।